सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सप्रेस का दमदार पैनल हमारे साथ है। विकास सेठी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, कुणाल सरावगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फोकस करते हैं हम उन शेयरों पर जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं और नतीजे के दम पर एक्शन दिखने वाला है। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में भारत फोर्ज। बताएं सुमित, किस तरह की पोजीशंस बनी है भारत फोर्ज में, क्या ट्रेड होना चाहिए? अनिल जी, भारत फोर्ज के अंदर देखिए यहाँ से एक तेजी का व्यू बन रहा है, एक तेजी बन सकती है यहाँ से स्टॉक के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और उसके अंदर यहाँ से इमीडिएटली 30-40 रुपए का मूव हमको शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकता है, यानी 1 से 2 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकता है। और अगर ये सस्टेन किया तो फिर और भी तेजी दिखने को मिल सकती है। बट मेरे हिसाब से भारत फोर्ज के अंदर एक बार अगर कोई डिप मिलता है प्रेजेंट लेवल से तो उसके अंदर खरीदारी करना चाहिए। हो सकता है प्रेजेंट लेवल से थोड़ा सा डिप देखने को मिले, बट उस डिप के अंदर खरीदारी करके चले, क्योंकि लोअर लेवल्स के आसपास भारत फोर्ज के अंदर अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स है। चलिए, तो भारत फोर्ज, भेल, इन कंपनियों के नतीजे आ जाएं और एक और कंपनी जिसके नंबर्स आ जाए और इम्पोर्टेंट रहेंगे वो है अशोक लेलैंड। क्या अनुमान है विकास, क्योंकि इस बार के आप दिवाली वाले आंकड़े छोड़ दीजिए अक्टूबर महीने के, तो उससे पहले के जो नंबर्स थे जो इन नतीजों में रिफ्लेक्ट होंगे वो तो कमजोर ही दिख रहे थे मंथ ऑन मंथ। क्या अपेक्षाएं आपकी? देखिए हेमंत, नतीजे इस क्वार्टर के बिल्कुल मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव सरप्राइज उसमें होगा, बट स्टॉक ने जो अक्टूबर के नंबर्स के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट पॉजिटिव साइड पे दिखाया है, तो मेरी राय में अगर ये प्योरली रिजल्ट पे रिएक्ट करने के लिए तो मेरे ख्याल में नेगेटिव भी रहना चाहिए, नतीजे डिसअपॉइंट करने चाहिए और नीजर के एक नेगेटिव खुलना चाहिए। स्टॉक नेगेटिव नतीजों के बाद दिखाई देना चाहिए स्टॉक, बट वो एक फिर अपॉर्चुनिटी रहेगी इस स्टॉक में खरीदारी करने की। सो आई वुड गो दैट वे ऑन द स्टॉक। ओके, तो देखते हैं। नंबर्स कमजोर रहने की उम्मीद, 10% हमारा मुनाफा घटने का आसार है, ये आए घटे ये। मुझे याद है पिछली बार जब नंबर्स इन्होंने दिए थे तो नंबर से इम्पोर्टेंट हो गया था मैनेजमेंट की कमेंट्री, जिसमें इन्होंने बता दिया था कि ये एक सब्सिडरी के साथ उसमें विलय करने वाले हैं, तो अब बड़ी कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन तो देखिए, अभी नंबर्स भी इस बार एक्चुअली मंथली सेल्स नंबर्स भी खराब ही रहे इनके, तो कमजोर नतीजों की आशंका, कोई सरप्राइज आ जाए तो वो देखने वाली बात होगी, वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन एक स्टॉक जहां खराब नंबर्स की गुंजाइश है नहीं, टाटा कम्युनिकेशन। ये स्टॉक देखते हैं कि आज नतीजे देने वाला है, तो ये कैसा प्रदर्शन करेगा उस पर मैं एक राय लूंगा। उससे पहले मेरे ख्याल से अब बाजार खुलने की तैयारी में हो चुके हैं। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें उससे पहले प्री ओपनिंग सेशन इसकी शुरुआत कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी तो 40 पॉइंट के आसपास मजबूती दिखा रहा है। अब देखते हैं हम कितना मजबूत खुल पाते हैं। एशिया फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेंज निशान में थोड़ा थोड़ा, और हमें तो थोड़ा ज्यादा खुलना चाहिए क्योंकि हमारे एफआईज ने भी कल खरीदारी की और घरेलू फंड ने भी किए। 8,500 कल का हाई है, 8,535, उसके आसपास खुलने के संकेत इस वक्त हैं आपके लिए। 188 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 12 अंक नीचे निफ्टी है, और अब सेंसेक्स 6 अंक ऊपर दिख रहा है, तो शांत शुरुआत होने के आसार दिख रहे हैं। हाँ, ये स्टॉक रह गया बात करना, टाटा मोटर्स। यहाँ पर भी क्रेडिट स्विस की एक दमदार रिपोर्ट आई और कुछ मेरे ख्याल से बिक्री के आंकड़े भी आए। टाटा मोटर्स पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। 2.5% मजबूत दिख रहा है पहली टिक पर। जी एंटरटेनमेंट 2.5%, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स ये मजबूत शुरुआत करने के संकेत दे रहे हैं। कमजोर है आईसीआईसी बैंक, रुपया खुल चुका है 2 पैसे की मजबूती के साथ 66.72, 66.74 के मुकाबले में तो रुपए की पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही। तो ये स्टॉक्स है जहां पर हमें राय लेनी है। वो टाटा कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, आज नतीजे आने वाले। विकास, ये स्टॉक तो बड़ी तेज दौड़ लगा चुका है टाटा कम्युनिकेशन का पिछले कई हफ्तों में। अब ये विवाद पूरे ग्रुप में भी चल रहा है और उसके ऊपर नतीजे आने वाले थे। नतीजे तो पहले क्या करें, किसी के पास शेयर है तो क्या करना चाहिए, और फ्रेश खरीदारी या बिकवाली किसी को करनी है तो आप क्या राय देंगे? देखिए, इस पे जो कॉल रहेगा प्योरली ट्रेडिंग कॉल रहेगा, बिकॉज टाटा मोटर्स पे जो अभी दिक्कतें हैं वो जब तक क्लियर नहीं होती है, इनके स्टॉक्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल देखे जा सकते हैं, बट एक बार थोड़े मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी आने के बाद ही कुछ करना चाहिए। बाकी स्टॉक अच्छा है, नतीजे अच्छे आने चाहिए, और इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज भी एक्सपेक्टेड थी, तो मुझे लगता है अगर ये फियास्को नहीं होता तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छे ऊपर लेवल पे होना चाहिए था। एक तो जो लैंड सेल की बातें हो रही है वो, फिर इनका जो डेटा बिजनेस है वो भी काफी वैल्यूएबल नजर आ रहा है, तो इन सबको देखते हुए लॉन्गर टर्म में अच्छा लगता है, बट थोड़ी ये ग्रुप को लेके जो क्लैरिटी है उसका एक इंतजार करने के बाद इस पे कॉल लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये हफ्ता दरअसल देखिए टाटा ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
टाटा कम्युनिकेशन के तो चलिए नतीजे आ जाएंगे, वो देखना होगा कैसे हैं, लेकिन टाटा केमिकल्स 10 तारीख को बृहस्पतिवार को इनके बोर्ड की मीटिंग है। अब दरअसल सबकी नजरें रहने वाली हैं कि साइरस मिस्त्री जी के फेवर में है बोर्ड मेंबर्स या उनके अगेंस्ट में है बोर्ड मेंबर्स, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या राय है। तो हमने इंडियन होटल्स का तो एक क्लैरिटी आती हुई दिखी, जहां पर लोग कह रहे थे कि साइरस मिस्त्री ने बहुत अच्छा काम किया है। तो टाटा केमिकल्स, टाटा स्टील 11 नवंबर को यानी इसी हफ्ते शुक्रवार को, और अगले हफ्ते जो आप टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं वो 14 नवंबर को है। यानी अब इन इवेंट्स के ऊपर बाजार की नजरें रहने वाली हैं, और इन इवेंट्स में क्या निकल कर आता है, आउटकम क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। विकास, आप क्या सहमत हैं इस चीज से? क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ भी सकता है, कंफ्यूजन घट भी सकता है। इन इवेंट्स पर आपकी क्या राय है? यही, जैसे कि मैंने बताया, आपको कोई बहुत ज्यादा कंपल्सन तो है नहीं कि इन स्टॉक्स पे ही आप ट्रेड करो। तो मुझे लगता है जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता या यहाँ पे फर्दर क्लैरिटी नहीं आती कि क्या डायरेक्शन होने वाला है, तो मेरी राय में फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये रहेगा। तो ये राय है आपके लिए टाटा स्टील पर। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़ें, देख लेते हैं आज के लिए आपके कौन से वो स्टॉक है जो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको दे सकते हैं अच्छा मुनाफा। तो स्टॉक 2020 मैच खेला गया है 7:30 से 8 के बीच में, आशीष और हेमंत के बीच में। देख लेते हैं एक अपडेट। पूरी टीम पर नजर डालिए। 10 के 10 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। अर्निंग सीजन चल रहा है तो नतीजों के ऊपर फोकस है। ईआईडी पैरी के अच्छे नतीजे आए, शालीमार पेंट्स के अच्छे नतीजे आए, बाजार बंद होने के बाद ये दोनों नतीजे आए, और आसाई के अच्छे नतीजे आए हैं। तो आसाई की जो पीयर कंपनी है सैन गोबेन, इस पर नजर रखिएगा। गीतांजलि जेम्स को फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि कस्टम ड्यूटी पर सरकार फैसला लेगी जल्द और घटाएगी। हिकाल पर नजर रखिए, इसके नतीजे आने वाले हैं, आज अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। एचईजी, सिनेलाइन, इनके नंबर्स भी आज आने की अपेक्षा है, बेटर नंबर्स की अपेक्षा की जा रही है। डिपेंडेबल का दर्जा पटेल इंजीनियरिंग को दिया है। फ्रीड का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने आज मार्केटर को दिया है, और एससीआई पर भी रखिए नजर। शिपिंग कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। बिल्कुल, 10 के 10 बल्लेबाज हमारे पोर्टफोलियो में भी, और सबसे इंपॉर्टेंट तो दो वायदा बाजार के स्टॉक्स थे। माइंड ट्री साल के लोस पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है और प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं। कल भी वीजी सिद्धार्था साहब ने 1,30,000 शेयर्स खरीदे, शायद स्टॉक को सपोर्ट मिले। आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कमेंट्री थी, और स्टॉक शायद आज अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन दिखाए। रडार पे रखें इस कंपनी को। असाई इंडिया, हेमंत हाईलाइट कर रहे थे, अच्छे नंबर्स आए हैं, उस नंबर्स के दम पे यहां पे अच्छा मोमेंटम आएगा। पिट्टी लैमिनेशन और आईओएल केमिकल्स खास तौर पे इसलिए चुने हैं क्योंकि जो नंबर्स है उसमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है इन दोनों कंपनीज के। तनेजा एरोस्पेस, डिफेंस के जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर मिले हैं, उसका इवेंचुअल बेनिफिशियरी शायद एक कंपनी होती हुई नजर आए, रडार पर रखना चाहिए। रिंगटन साल के लोज के आसपास कामकाज हो रहा है, शायद एक्युमुलेशन होता हुआ नजर आया इस काउंटर में, कल भी उसके इंडिकेशंस आए थे। आरए ड्रग्स, जहां पे नोमुरा सिंगापुर ने अच्छा खासा चंक खरीदा है, उस खबर के दम पे शायद आज स्टॉक रिएक्ट करे। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, बहुत स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, और पिछले कई क्वार्टर से कंपनी अच्छे नतीजे घोषित कर रही है। लॉयड्स मेटल्स, जहां पे प्रमोटर्स एग्रेसिवली इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस कंपनी में भी एक बाय साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो आशीष का जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है। देखिए, आरए ड्रग्स 19% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। तनेजा एरोस्पेस 9% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। बहरहाल ईआईडी पैरी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चीनी कंपनियों के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं और यहां पर तेजी आज बन सकती है। तो ये है वो स्टॉक 2020 के स्टॉक्स जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, कुछ और कंपनियां हैं जिनके नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। ब्रिटानिया पर नजर रखिएगा आप, ईआईडी की तो हमने बात करी, एचएसआईएल पर नजर रखिए, ये सब अच्छे नंबर्स आए हैं। और खराब नंबर्स की बात करें तो मनाली पेट्रो के नंबर्स खराब आए हैं। ये जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए ये वहां पर जो पोल हुए हैं कि कौन जीतेगा, कौन हार सकता है, तो लीड कर रही हैं हिलरी क्लिंटन, और 4 परसेंटेज पॉइंट से लीड कर रही हैं। तो ये अच्छा पोल है जिसने दुनिया भर के बाजारों में दम भरा है। इसमें दिक्कत एक ही है, अनडिसाइडेड वाले वोट्स। 8% अभी वे अनडिसाइडेड लोग हैं वहां के आखिरी दिन वाले, वो क्या करेंगे। अब उस 8% में हिलरी क्लिंटन को तो 25% चाहिए, यदि 2%, तो 2% मिला तो उनका तो काम हो जाएगा। 6% से ज्यादा चाहिए, इसलिए उनकी जो एज है वो बेहतर है। तो ये
जोरदार है। मतलब कल सुबह इस समय तक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। लेकिन एक चीज, हाँ, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को इतने वोट मिलना भी कम अचीवमेंट नहीं है अपने आप में, क्योंकि जिस तरह का उनका बैकग्राउंड, जिस तरह के उनके लीकेज और ये लीक्स और ये सब मामले आए हैं सामने, जिस तरह का उनका नाम है, ये सब करते हुए फिर भी 45% के आसपास के वोट ले रहे हो तो बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। सही बात है विकास, टक्कर दे रहे वो भी बड़ी बात है। विकास ये बताइए, कल अगर हिलरी क्लिंटन इसी समय के आसपास क्लैरिटी आ जाती है कि वही जीतेंगी, तो क्या क्या खरीदना चाहेंगे? आज ही से लिस्ट एक बनानी शुरू की जाए। आईटी कंपनियों में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, और फार्मा कंपनियों पर अपनी राय दें। हाँ बिल्कुल, अगर हिलेरी क्लिंटन जीत के आती है तो पहले तो आईटी कंपनीज में तो बिल्कुल तेजी देखने को मिलेगी, बिकॉज दुनिया एक डरी हुई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वहां पे वीजा जो रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं उसके कारण इन पे दबाव ऑलरेडी बना हुआ था, तो वहां पे तो बिल्कुल तेजी रहेगी। बट मेरी राय में ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, जिनके तिमाही नतीजे अच्छे थे, जैसे एनबीएफसी कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, कंजम्पशन स्टोरी है अपनी, ऑटो सेक्टर है, तो ये सब जो सेक्टर है वहां पे बिल्कुल एक तेजी रहेगी, तो वहां पे ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक फार्मा का सवाल है, तो फार्मा तो ऐसे दोनों के ही जो स्टेटमेंट्स है उनके हिसाब से फार्मा पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहना चाहिए। बट फार्मा में पिछले हमने कई दिनों से काफी गिरावट ऑलरेडी देखी है, तो वहां पे भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। वो केस टू केस, जिस तरीके से जिस कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज आती है, जैसे ल्यूपिन पे आई कल, तो ल्यूपिन एक ही दिन में 7-8% की रिकवरी हो गई। वैसे ही अगर सन फार्मा में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, या फिर औरोबिंदो फार्मा, तो इस तरह की कंपनियों पे मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन रहेगा। और अगर कुछ होता भी है तो वो डेफिनेटली मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने का ही मौका होगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये बेयर्स को थोड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं जिस तरह से ये पोल्स बता रहे हैं, और जो शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है मार्केट में। तो अगर यही नतीजा आता है जो बाजार मान का चल रहा है, जबरदस्त तेजी होगी। और एसजेएस निफ्टी तो अभी से ही देखिए उस तेजी को लीड करता हुआ दिखा रहा था, और बाजार भी मजबूती के साथ खुल रहा है। लेकिन कल हमने देखा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने क्या पैसा बनवा के दिया लोगों का, अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, लिस्टिंग गेन्स हुए लोगों को। वरुण बेवरेजेस से तो ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वरुण बेवरेजेस तो अगर पॉजिटिव खुल जाए तो भी अचीवमेंट है अपने आप में, क्योंकि देखिए हेमंत, इस वक्त जो मतलब पीएनबी हाउसिंग का आईपीओ जो सबसे कम रिकमेंडेशन जहां आ रही थी, वो आईपीओ इतना भर गया, इतनी दमदार लिस्टिंग हो गई, तो ये इशू ही बड़ा मुश्किल से 1.5-2 गुना भरा है। 2 गुना मुश्किल से, मतलब तो जैसे तैसे भरा है। तो अगर उस लिहाज से देखें, जो रेस्पॉन्स और जो वैल्यूएशन है, उस हिसाब से तो ये इशू प्राइस के ऊपर खुलना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी एक चीज और होती है आईपीओ में, ये कि जब इशू बहुत कम बढ़ता है ना, तो शेयर कॉर्नर हो जाता है। तो अब वो किसने लिए, किसने लगाए पैसे, वो हमें पता नहीं। बड़ी बात यह है कि वो और लेने आएंगे क्या इशू खुलने के बाद? क्वालिटी के हिसाब से तो कोई आना नहीं चाहिए, फंड्स आएंगे नहीं। तो ऐसे में मतलब अगर मैंने पैसे लगाए होते तो मैं तो ये सोचता हूं कि भाई चलिए ठीक है, 10 आईपीओ में पैसे लगा रहे, 10 में एक आदमी नहीं बने तो क्या फर्क पड़ता है। तो आईपीओ की प्राइस के ऊपर लिस्ट हो जाए तो निकल जाना चाहिए। तो फंडामेंटली हम राय दे सकते हैं। अगर ये इशू 10-12 गुना भरा होता तो हम ये भी बता देते कि किस लेवल पे निकलना है। लेकिन 2 गुना 1.5 गुना जो इशू भरे ना, उसमें ये बताना मुश्किल है कि इशू की लिस्टिंग के बाद शेयर कितना बढ़ सकता है, कितना गिर सकता है। तो ठीक बेहतर तो यही होगा, आप ये सावधानी रखें कि जितना प्रिंसिपल प्रोटेक्ट कर सके इसमें वो अपना ले ले। किसी एक इशू में पैसा नहीं बनाए तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तो इसके ऊपर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और हमने नतीजों की बात तो देखी करी, अशोक लेलैंड की, भारत फोर्ज की, भेल की, जिनके आ जाने वाले हैं, टाटा कम्युनिकेशन की। एक और परिणाम जो इम्पोर्टेंट है वो है दरअसल इंटरग्लोब एविएशन का। विकास, क्या उम्मीद है, कैसे आएंगे नंबर्स? क्योंकि ये नंबर्स से जेट और स्पाइस जेट पर भी असर तो देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल, एविएशन जो स्टॉक्स है उनमें न्यूज फ्लो पे बेस्ड है। नतीजे हो सकता है चूंकि इस बार फेस्टिव सीजन गई है और क्रूड के दाम भी गिरे हुए थे, तो हो सकता है अच्छे आए नतीजे और उसके ऊपर पूरे सेक्टर में एक अच्छा रुझान देखने को मिले। बट यहाँ पे न्यूज फ्लो पॉजिटिव है। एफडीआई में जो एक थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है वो है, उसके अलावा भी जो क्रूड के दामों में गिरावट देखी जा रही है वो भी एक पॉजिटिव नजर आता है। फेस्टिव सीजन डिमांड है, तो मेरे ख्याल में पूरा सेक्टर अच्छा करना चाहिए। तो बट ये एक ट्रेडिंग कॉल ही रहेगी, और जो भी उछाल आता है उसमें जिन्होंने नीचे लेवल्स पे लिए हुए उनको प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। ओके, इंटरग्लोब में प्रॉफिट बुक करने के बारे में विचार करें, ये ज्यादा सही होगा। और कल के सेशन में एक चीज मैं देख रहा था, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो हम बात कर रहे थे, वहां पर कुछ फंड्स ने पहले दिन खरीदारी की है। जनरल एटलांटिक फंड ने खरीदारी की है, जीए ग्लोबल फंड का है, इसलिए हाँ, इसलिए शायद पहले दिन लिस्टिंग पर खरीदारी आ गई।
इन शेयरों की, तो उस लिहाज से एक तेजी बनती हुई दिखे। तो ये एक एक्शन जरूर कल के सेशन में वहां पर होता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से दमदार प्रदर्शन हुआ है। आइए प्री ओपनिंग सेशन में कुछ स्टॉक जो नतीजों के दम पर एक्शन में दिख रहे हैं, उनमें मनाली पेट्रो 8% नीचे दिख रहा है। एक्सीडेंट में आज का एक्सीडेंट नंबर बड़े खराब है मनाली पेट्रो के। मेरे सामने प्रॉफिट 37% घटा है, आय 18% घटी है, मार्जिन 1% घटे और ईबिटा 24%। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक स्टॉक्स की कि इस बार देखिए नंबर्स कमजोर आ रहे हैं गति के और देखिए सिकाल लॉजिस्टिक्स के नंबर्स भी जो हैं वो ठंडे ही हैं। तो मनाली पेट्रो के अलावा एक और कमजोर नंबर जो है वो सिकाल लॉजिस्टिक्स की तरफ से आया। बस यही है कि जो एजिस लॉजिस्टिक, हाँ एजिस के भी कमजोर है, कोई मतलब अच्छे नंबर नहीं है, ढीले ही है। मतलब हेमंत जो कल आए हैं मार्केट बंद होने के बाद एजिस लॉजिस्टिक, तो एक भी लॉजिस्टिक कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे, ये क्या हो रहा है? मतलब ये कब दिखेगा इनका? देखिए एजिस में नेट प्रॉफिट 1.5% बढ़ा, आय जरूर 36% बढ़ी है, ईबिटा 2%, मार्जिन घटा है 2.25%। तो ये भी नंबर थोड़े ढीले हैं। ये मुझे याद है एजिस लॉजिस्टिक एक थोड़े दिन पहले एक ब्लॉक रिपोर्ट हुआ था। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल पीएमएस ने यहाँ पर खरीदारी की थी। इनमें एनीवे एक ये हमारे एक्सपर्ट सुमित बगड़िया जी साहब का ऑप्शंस की रणनीति लेना रहेगी। सुमित जी बताइए कौन सा ऑप्शन चुना है आज आपने? अनिल जी, आईटीसी के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और एक लोड लेवल से हमने एक ऐसा लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन इसमें हो गया है और अब इसमें एक ब्रेकआउट आने वाला है। ऊपर में इमीडिएटली पहला पड़ाव बनेगा इसका 265 रुपए का, और 265 का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक कल की जो क्लोजिंग है वो 255 के आसपास है, तो एट द मनी कॉल लेने की सलाह रहेगी आईटीसी के अंदर। 255 का कॉल जो कि कल 7 रुपए 10 के आसपास क्लोजिंग दिया है, वो खरीदारी करने की सलाह रहेगी 7 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 4 रुपए का, और हम जो ये मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईटीसी में, अगर ये आ जाता है तो ये आईटीसी 255 रुपए का कॉल 12 से 14 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर। आई थिंक आईटीसी के 255 के कॉल में खरीदारी करके काम करना चाहिए। तो आईटीसी में कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, 255 रुपए वाला कॉल खरीदें 7 रुपए के आसपास, 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 12 से 14 का रखें लक्ष्य। तो हेमंत जो 2 से 3% की तेजी के साथ हम कह रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक में इतनी तेजी बननी चाहिए, तो लोगों ने उसका एवरेज निकाल लिया और एग्जैक्टली 2.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर। आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक आज प्री ओपनिंग सेशन में टॉप गेनर है। ठीक पीछे टाटा मोटर्स, जो हम कह रहे थे कि देखिए क्रेडिट स्विस का बढ़िया नोट आया इस पे और नंबर्स भी अच्छा है, सेल्स नंबर्स, तो उसके दम पर 2.25% 2.5% ये मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। भेल नतीजों से पहले फिर 1.5% मजबूत है और इन्फोसिस में 1% की तेजी है। सन फार्मा में 1% की तेजी। हीरो आइशर, अच्छा लगता है टू व्हीलर्स में भी कुछ एक्शन हो रहा है भाई, टू व्हीलर स्टॉक भी आज मजबूत नजर आ रहे हैं, तो ये सब शेयर मजबूत खुला। अच्छा निफ्टी में सिर्फ 3 स्टॉक हैं लाल निशान में। एक्सेल टेक को सबने रिकमेंड करने की राय दी आज खरीदारी की, तो देखते हैं यहाँ पर क्या प्रदर्शन होता है। बीपीसीएल, आइडिया, ये 3 शेयर कमजोर है, बाकी सब शेयर पहले तक आपकी स्क्रीन पर 140 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स, निफ्टी पर 40 अंकों की मजबूती। कल के हाईज को पार करके खुलता हुआ निफ्टी 125 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में। तो दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की आज के सेशन की। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत है और बैंक निफ्टी में 75 अंकों का उछाल, 19,400 के पार खुलता हुआ बैंक निफ्टी। तो दमदार शुरुआत बाजार की कहना होगा। टाटा मोटर्स टॉप गेनर 3.25% का बड़ा उछाल, आईसीआईसीआई बैंक 2% मजबूत, टाटा डीवीआर 2% मजबूत, हिंडाल्को में 2% की तेजी, भेल 2% मजबूत, आइशर मोटर्स मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा। फार्मा शेयर तेज जोड़ लगाने, लुपिन सन मजबूती के साथ खुलकर आज आगे बढ़ते हुए। टू व्हीलर स्टॉक्स में तेजी है, आइशर और हीरो मोटोकॉर्प मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक, बैंकिंग शेयर, ये तमाम स्पेस है जो लीड करते हुए दिख रहे हैं। विप्रो अब 1% मजबूत होता हुआ दिख रहा है, तो ये है दमदार प्रदर्शन करने वाले शेयर। आइए वायदा कारोबार में टॉप गेनर टाटा मोटर्स ही और उसके ठीक पीछे आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, भेल, यानी कि दिग्गजों पर ज्यादा फोकस है आज ट्रेडर्स का, वहीं पर ज्यादा खरीदारी होती हुई दिख रही है। डिश टीवी वायदा कारोबार के बैंड में होने के बावजूद 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक खरीदने की राय दी थी विकास सेठी ने, 1.5% का उछाल वहां पर आपको नजर आएगा। हेक्सागन मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, तो विकास के सारे रिकमेंडेशन वाले स्टॉक्स मजबूत खुल रहे हैं। आईबुल रियल 1% कमजोर, टीसीएस की कमजोरी और बढ़ती हुई 1% नीचे, एक्सेल टेक 1% नीचे। तो आईटी शेयरों में मिला जुला रुझान है और बाजार थोड़े से
प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। 80 अंक ऊपर अब भी सेंसेक्स है, निफ्टी अब भी 25 अंक ऊपर है 8,525 के आसपास, और बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में भी आधा % का इजाफा है। तो 2 बार जो अनिल आपको बता चुके हैं, टाटा मोटर्स पर नजर रखिए। देखिए, रखिए नजर, क्योंकि 40% जो है वो जो है लक्ष्य बढ़ाया गया है। 720 रुपए का लक्ष्य है टाटा मोटर्स पर। मैं वो रिपोर्ट खोलने की कोशिश कर रहा था उस समय, और क्रेडिट स्विस अगर जैसा बड़ा ब्रोकरेज कहे कि वो मारुति को हटाकर टाटा मोटर्स के ऊपर बुलिश है, तो वो बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स को रिप्लेस कर रहे हैं मारुति सुजुकी से, और ये पहली बार हुआ ऐसा। मैं कहने वाला था कि ऐसा मैंने जनरली देखा नहीं है, जनरली होता हुआ, क्योंकि अभी तक सब लोग बस एक ही चीज दिख रही है मुझे, जो रिपोर्ट है ये कल की दिख रही है, इस पर डेट जो है कल की है, लेकिन मार्केट में नहीं आई है, इस पर जिक्र कल हमने क्योंकि नहीं किया है, लेकिन बस यही एक चीज दिख रही है। लेकिन टाटा मोटर्स गिरावट में खरीदारी करने की राय, तो कल भी हमने एक स्पेशल शो किया था टाटा ग्रुप के शेयरों पर। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अच्छे शेयर आपको टाटा समूह के खरीदने चाहिए। तो बहरहाल इसीलिए आप देखिए ये एफएनओ का भी टॉप गेनर दिख रहा है, और अब एफएनओ में होल्ड लग रही है। आईसीआईसीआई बैंक कभी ऊपर तो कभी टाटा मोटर्स ऊपर। हिंडाल्को में अच्छी तेजी, नोवालिस के जो नंबर्स आए, और उसके बाद क्रेडिट स्विस ने इसको भी देखिए लक्ष्य इसका बढ़ाया है। भेल में तेजी देखने को मिल रही है आज नतीजों से पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है, नंबर से पहले यहाँ पर बाइंग होती हुई। माइंड ट्री, इस पर आशीष बुलिश थे, और आशीष ने पहला स्टॉक ये तभी बताया था कि आज 2020 की टीम में कि यहाँ पर तेजी जरूर करनी चाहिए। और आप देखिए टेक महिंद्रा में भी मजबूती है। टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस, तो टाटा समूह के सारे शेयर देखिए मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। आसाई सोंगवोंग, यहाँ पर नंबर अच्छे आए, यहाँ पर देखिए 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। EID पैरीब नंबर्स अच्छे आने के बाद देखिए 4% की मजबूती यहां पर भी होती हुई नजर आ रही है, और अब नतीजे आने वाले हैं HEG, स्नेलाइन जैसी कंपनियों के। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस देखने को मिला है। ज्वेलरी सेक्टर देखिए, जहां पर बातें चल रही हैं कि कस्टम ड्यूटी जो है वो सरकार इस बार घटा सकती है, जनरली बजट से पहले ये सेक्टर फोकस में आता है, तो गीतांजलि जैसे शेयर यहां पर भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स, और अगर ये खबर आ गई तो हमकी बड़ी फुर्ती होगी इन कंपनी के लिए, गीतांजलि, पीसी, टाइटन, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा गोल्ड के दाम कम होने से। हिंदुस्तान में लोगों को गोल्ड का इंपोर्ट घट गया है, और इन कंपनियों का कहना है आप जीएसटी लागू करोगे तो जीएसटी प्लस मौजूदा कस्टम ड्यूटी अगर जोड़ दोगे तो हम तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उसको कंसीडर किया है। वो करे तो 5% के आसपास का हो जाता है मामला, वो बहुत ज्यादा है। तो और एक नई स्लैब तो इनके लिए बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्लैब जो दिख रही है वो 5% की है, जो 0% 5%, तो 5% वाली स्लैब तो बनेगी नहीं, तो 5% से के अलावा तो स्लैब बनेगी नहीं। तो ये 2% के आसपास रहे तो इन कंपनियों के लिए ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर नजर रखनी चाहिए इन कंपनियों पर। जब भी ये ऐलान होगा तब बड़ा ऐलान होगा, बड़ा होगा, ये फायदे की बात हो जाएगी इन कंपनियों के लिए। अच्छा, रिजल्ट्स के दम पर जो एक्शन है वो थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों को। असई की आपने बात की, इसके अलावा सीएट अच्छे एक्शन में आ रहा है। देखिए सीएट में देखिए 1.5% 2% की तेजी बनती हुई दिख रही, तो ये स्टॉक आगे में नंबर खराब है, लेकिन स्टॉक गिर नहीं रहा। अच्छा, इसको शॉर्ट करने से नुकसान होता है, मैंने जो जनरली देखा है लोगों को शॉर्ट करने से नुकसान होता है जनरली, लेकिन नंबर्स अच्छे आने की अपेक्षा थी भी नहीं। एमआरएफ के अच्छे नंबर, खराब नंबर्स आने के बाद ये शेयर एक बार करेक्ट हो भी चुके हैं। लेकिन एक बार टाटा मोटर्स पर वागले साहब का कॉल लेते हैं, क्योंकि वागले साहब तो काफी बुलिश थे टाटा मोटर्स पर, और अब इस तरह का जब रिपोर्ट आई है 720 का टारगेट, तो ये बताइए टाटा मोटर्स खरीदेंगे अभी? हेमंत, बिल्कुल खरीदूंगा, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सेकेंडली कल और परसों के हाईज ब्रेक हो रहे हैं, तो एफएनओ ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक 5 रुपए का 520 का स्टॉप लॉस होगा। ये फ्यूचर्स के लेवल्स में दे रहा हूं नवंबर के। करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है 520 के स्टॉप लॉस से, फॉर अ टारगेट ऑफ एनीवेयर बिटवीन 538 540, और ये मेरा 1 से 2 दिन का व्यू है। विकास, टाटा मोटर्स रिपोर्ट कहती है कि जो ब्रिटिश पाउंड है जो डेप्रिशिएट हुआ है उससे बड़ा फायदा होने वाला है इस कंपनी को। जाहिर सी बात है, पाउंड डेप्रिशिएट हो रहा है तो जगुआर लैंड रोवर वहां बन रही है, तो वहां से एक्सपोर्ट होगी तो उसको फायदा होगा। और वो कह रहे हैं मारुति नहीं, अब उनको टाटा मोटर्स पसंद है। क्या आपको भी टाटा मोटर्स अच्छा लगता है, और आप इतना आगे बढ़कर ये कहेंगे कि मारुति से बेटर रह सकता है? क्योंकि अब तक तो देखिए कंसेंसस था मारुति से बढ़िया कोई शेयर है नहीं। नहीं हेमंत, बिल्कुल ये ठीक कंपैरिजन है, बिकॉज मुझे लगता है मारुति में जितने भी पॉजिटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है, बहुत एक्सपेंसिव अब वैल्यूएशंस हो चुके हैं। हालांकि वहां पे भी बहुत गिरावट नहीं लगती है, बट अपसाइड जो है वो काफी लिमिटेड है, और कंपेयर टू दैट
टाटा मोटर्स के वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं। ये तो ये जो टाटा ग्रुप में जो दिक्कतें आ गई है उसकी वजह से स्टॉक इन लेवल्स पे मिल रहा है। अदरवाइज अगर ये सब नहीं होता तो मुझे अभी भी लगता है कि ये स्टॉक यहां से करीबन 10 से 15% ऊपर रहना चाहिए था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर या मंथ ऑन मंथ जो नंबर्स आ रहे हैं जेएलआर के वो बेहद ही पॉजिटिव आ रहे हैं, बेहद ही अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में कोई भी गिरावट या इन लेवल्स पे भी अगर मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है, अगर ये मामला सुलझ जाता है तो यहां से बहुत अच्छे अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। तो आई वुड गो विद टाटा मोटर्स कंपेयर टू मारुति एट दीज लेवल। 50% एबिटा में इजाफा होगा ग्रेट जो ब्रिटिश पाउंड है डेप्रिसिएशन होने से, ये कहना है क्रेडिट स्विस का। तो रिपोर्ट तो बड़ी दमदार लग रही है, मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। मैं डिटेल में पढ़ नहीं पाया था रिपोर्ट, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ये जो रिपोर्ट लिखी गई है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में पढ़ा था, मेरा मिस हो गया, वो किसकी रिपोर्ट थी? फेडरल बैंक पर एक रिपोर्ट आई थी एक्चुअली, और वो भी रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि फेडरल बैंक को दूसरे प्राइवेट बैंक्स के साथ कंपेयर किया गया और काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है, क्योंकि 47 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू, तो मुश्किल से देखो बुक वैल्यू यानी कितना 1.5 टाइम पर फेडरल। सारे राकेश जी के शेयरों पर ही रिपोर्ट। हाँ अच्छा, हाँ ये भी सही है, इसमें तो राकेश झुंझुनवाला का भी बड़ा एक्सपोजर है। और हेमंत जो किसकी रिपोर्ट है वो आप जो बता रहे हैं? मुझे वही याद नहीं आ रहा एक्चुअली, इसलिए अभी रिपोर्ट से याद आया कि फेडरल बैंक पर भी इंटरेस्टिंग बात क्या थी उस रिपोर्ट में। ग्रोस एनपीए इनके 3.25% है सिर्फ, और नेट एनपीए 1.5%। अब आप देखो जब एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक के एनपीए के लेवल को कंपेयर करो अगर फेडरल बैंक से, तो एनपीए लेवल्स बहुत कम है। 47 रुपए की बुक वैल्यू यानी कि मुश्किल से 1.5 टाइम बुक वैल्यू है। आज कितने सारे एनबीएफसी हैं जो 4-4 टाइम बुक पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जो जिन लोगों को पोर्टफोलियो में भरना है, ये स्टॉक पोर्टफोलियो, और जब बड़े इन्वेस्टर इतने लगे हुए हैं, एक बात है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। इस पर एक राय ली जाए। एफएनओ स्टॉक भी है और आज पोजीशन भी मेरे ख्याल से बनती हुई दिख रही है। जी हाँ, स्टॉक में 5 लाख शेयर जुड़े, 1% का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुमित, कोई संकेत है खरीदारी करने के आपके लिए फेडरल बैंक के स्टॉक में? 78 रुपए 5 पैसे अभी चल रहा है अनिल जी। 78 रुपए 50 पैसे के ऊपर जाता है तो इसको खरीद लेना चाहिए, यानी 50 पैसे यहां से और ऊपर जाता है तो इसके अंदर एक तेजी बनेगी, जिसके अंदर फिर ये स्टॉक हो सकता है 83 से 84 तक के लेवल्स दिखाए। तो बाइंग जो करनी है वो 78.50 के ऊपर करनी चाहिए, और 78.50 ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉप लॉस जो लगाना पड़ेगा वो करीब करीब इसका बैठेगा 77 के आसपास। 78.50 के ऊपर बाय, 77 का स्टॉप लॉस, और 83 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। एचसीएल टेक देखिए, विप्रो देखिए, टीसीएस देखिए, तो जो लग रहा था कि कॉग्निजेंट एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, आज यही एक ऐसा सेक्टर है जो हैवी वेट है, बड़ा है, लेकिन देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। तेजी हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए थी। विप्रो तो कल भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। इन्फोसिस को छोड़िए, एचसीएल और टीसीएस ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो बड़े वेटेज रखते हैं, और टीसीएस ने कल अच्छे बाजार में भी अंडर परफॉर्म किया था। तो ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो दबाव में कारोबार करते हुए, एचसीएल टेक देखिए लाल निशान में ट्रेड करता है, और टीसीएस अब आया देखिए ये 1/4% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कॉग्निजेंट ने जो गाइडेंस बताई है आगे की, उसको लेकर यहां पर चिंता बनी हुई है। लेकिन स्टार परफॉर्मर आज का टाटा मोटर का डीवीआर, और टाटा मोटर ही है क्रेडिट स्विस की उस रिपोर्ट के बाद, और आईसीआईसीआई बैंक 2.5% मजबूत है। केवल आईसीआईसीआई बैंक ही देखिए मजबूत है, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा ठंडा कारोबार हो रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में इतनी तेजी नहीं बन पा रही है, और इसीलिए बाजार इतना ऊपर नहीं जा पा रहा। कोटक, इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, बाकी 4 जो निफ्टी के प्राइवेट बैंक है वो कमजोर है। इवन आप देखिए पीएनबी जैसे पीएसयूज और इलाहाबाद बैंक, यहां पर भी दबाव है। तो प्राइवेट आईसीआईसीआई को छोड़ दें तो बाकी सारे जो बैंक्स हैं वो अंडर परफॉर्म है। बाजार की लैंग्वेज में इसको जो कहा जाता है वो इंडेक्स मैनेजमेंट है कि आप इंडेक्स को गिरने नहीं दे रहे हैं, कुछ 2-3 स्टॉक्स हो, लेकिन साइड काउंटर्स पर बिकवाली हो रही, तो ये थोड़ा साउथ की है। इंडेक्स क्यों कमजोर नहीं है? टाटा मोटर्स, भेल, आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 स्टॉक्स ने संभाल रखा है इंडेक्स को, और कुछ हद तक हिंडाल्को। बाकी सारे स्टॉक्स साइड काउंटर्स कमजोर होते हुए दिख रहे हैं इंडेक्स में। तो उससे एक बार कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट हाजिर करेंगे तो जो अनिल बता रहे हैं वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि कहां से दबाव देखने को मिल रहा है। आईटीसी भी एक हैवी वेट है जो दरअसल आज बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहा है। तो देखिए 10 पॉइंट की तेजी हो रही है दरअसल आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, जो अभी अभी आपकी स्क्रीन पर आई, और टाटा मोटर्स। तो ये 2 शेयर अगर आज नीचे होते, टाटा मोटर्स को क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट का फायदा मिला और आईसीआईसीआई बैंक को फायदा मिला इन नंबर्स का, तो बाजार दरअसल आज लाल निशान में होता। और बाकी स्टॉक्स देखिए जो आप बता रहे थे वो दबाव बना रहे हैं।
एक और स्टॉक जहां पर पोजीशंस बनती दिख रही वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। स्टॉक में हालांकि मुंह नहीं आया मेरे ख्याल। हाँ, वागले साहब ने रिकमेंड किया था खरीदारी करने के लिए। स्टॉक तो 86 पर ही ट्रेड करे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखे हैं। तो यहां पर एक्शन थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये खबर दरअसल कल मार्केट आवर्स के दौरान आ गई थी कि ये जो अपने कारोबार को बेचना चाहते हैं, अपनी बैलेंस शीट को डीलीवरेज करना चाहते हैं, और उसके ऊपर कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आ गई। तो कल देखिए 12% की तेजी यहां पर देखने को मिली थी। बिल्कुल। तो पोजीशंस जो खबरों के दम पर बन रही वो आईसीआईसीआई बैंक में बन रही है, हिंडाल्को में बन रही है। ईआईएल में मैंने कोई खबर तो सुनी नहीं, लेकिन ईआईएल का स्टॉक लाइए, ये बड़े एक्शन में आता हुआ दिखा है। 3.5% का बड़ा उछाल इस स्टॉक में बना है और ओपन इंटरेस्ट यहां बढ़ता हुआ दिखा है। ईआईएल में क्या हो रहा है ये देखना होगा। फेडरल बैंक में पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। अब लगभग 15 लाख शेयर जुड़ गए हैं इस स्टॉक में। मेरे ख्याल से सुमित के रिकमेंडेशन का असर दिख रहा है। ये स्टॉक भी पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। तो ओपन इंटरेस्ट जहां इजाफा होता दिख रहा है बिना खबरों के, वो फेडरल बैंक और ईआईएल 2 स्टॉक हैं। पीसी ज्वेलर्स यहां पर 0.25% का उछाल अब आ चुका है। 2 व्हीलर स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं, टीवीएस, हीरो वगैरह। इस पर एक राय ली जाए कुणाल, टीवीएस, हीरो, आयशर, इनके चार्ट्स में से कौन सा बेहतर नजर आता है? अगर ट्रेडिंग के लिहाज से कोई खरीदना हो इंट्राडे में तो कहां खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है टीवीएस मोटर्स का चार्ट बहुत अच्छा है। ये जिस तरह करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, आज दोबारा से ट्रेंड रिजम्पशन देख रहे हैं। मुझे लगता है 410, 412 के लेवल्स यहां पर आते हुए दिखेंगे। तो इन सब में चुनना हो तो मेरी राय में टीवीएस मोटर चुनना चाहिए। टीवीएस मोटर तेजी की तरफ, लेकिन अगर आपको मंदी का सौदा लेना है तो लग रहा है लोग देखिए अशोक लेलैंड को नतीजा आने से पहले बेच रहे हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है कि नंबर शायद ठंडे आए। 1.5% नीचे अशोक लेलैंड का स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। तो टाटा मोटर्स की मजबूती बढ़ती जा रही है। आपका अगला टारगेट क्या था टाटा मोटर्स पर, जो आपने बताया? 540 का मैंने आज या कल तक बताया, और ये लेकिन ये एफएनओ का है, तो मतलब वैसे लंबा टारगेट तो 575, 580 का ये पोजिशनल व्यू है। तो अनिल, ये तेजी बढ़ती जा रही है। आप देखिए आज के दिन टाटा मोटर्स आपके पोर्टफोलियो में था? नहीं, अच्छा, टाटा मोटर्स नहीं था, मुझे ऐसा याद रह गया। रिकमेंड बहुत किया था आपने, काफी अच्छे टारगेट के साथ। अच्छा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी देखिए कल की जबरदस्त तेजी के बाद, कल का स्टार परफॉर्मर था, कल ही लिस्ट हुआ और आज यहां पर फिर से 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये एक और ऐसा स्टॉक है अनिल जो जल्दी से अब देखिए 3 डिजिट से 4 डिजिट में आने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, तो दमदार एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है। ओके, 920 ये स्टॉक तो मतलब कॉर्नर हो गया। जो शुरुआत वाली सप्लाई थी वो सब खत्म हो गई, अब नीचे आने का नाम नहीं। अच्छा, तो फिर एक काम करना चाहिए, यहाँ पर जो कल भी हम लोग शाम को भी अपने से पूछ रहे थे, हाँ, कि क्या करना चाहिए। तो कल हमारा स्टॉप लॉस हमने शिफ्ट कर दिया था 860 पे, अब ये स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया 890 पे। तो अब 890 यानी कि जो कल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाए तो फिर पीएनबी हाउसिंग में से भी निकलेगा, अदरवाइज होल्ड करें, थोड़ा और बढ़ने दे। बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, जिनको लगा पैसा बन रहा है तो बनना चाहिए। रिजल्ट्स जहां पर एक्शन दिख रहा है, रिजल्ट्स के बाद आशाइस इंडिया ये 7% चला है, नंबर्स अच्छा है, नंबर्स अच्छा है। HSIL जो आप कह रहे थे नंबर्स अच्छे हैं, 2% मजबूत है। पंजाब केमिकल्स ये एक्सीडेंट है, 12% नीचे पंजाब केमिकल्स का स्टॉक नतीजों के बाद। एक और इम्पोर्टेंट नंबर सुमित आप बताइएगा, सन फार्मा को किस तरह से आप ट्रेड करेंगे? आज देर रात टेरो के नंबर्स आएंगे जो इनकी इजराइल की सब्सिडरी है, और सन फार्मा के नंबर्स भी इसी हफ्ते आने वाले हैं। जनरली जब ये नंबर्स आ जाते हैं उसके बाद सन फार्मा अपने नंबर्स क्लब करके देता है। तो सन फार्मा में किस तरह की पोजीशंस बनी हुई हैं ये बताइए। देखिए, काउंटर फिलहाल तो वैसे टेक्निकल ब्रेकडाउन दे चुका है। 650 का इसके अंदर अभी एक फाइनल सपोर्ट बन रहा है। अगर ये 650 के लेवल्स ब्रेक होते हैं टेक्निकली, तो फिर इसके अंदर 40 से 50 रुपए का फॉल हमको और देखने को मिलेगा। बट अगर ये फॉल आ जाता है सन फार्मा के अंदर तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि टेक्निकली काउंटर ओवरसोल्ड है, और ओवरसोल्ड सिचुएशन में तेजी सडन आती है और अनएक्सपेक्टेड मूव हमको देखने को मिलता है। इसमें तेजी का कन्विक्शन हमें तब देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक ऊपर में 680 के ऊपर सस्टेन करेगा, यानी नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 650 का, और ऊपर में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 680 का। जैसे ये स्टॉक 680 के ऊपर क्लोजिंग देता है विद वॉल्यूम्स के साथ, तो हमको इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक दोबारा से 750 से 750 के लेवल्स दिखाएगा। और अगर ये 650 का लेवल नीचे में टूटता है तो शॉर्ट टर्म में हमको थोड़ा सा वीकनेस और देखने को मिलेगा। बट उस वीकनेस के अंदर सन फार्मा को एक्युमुलेट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में सन फार्मा वापस तेजी पकड़ेगा और 750 750 तो बहुत इजीली दिखाएगा, और भी बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो डिप्स में खरीदारी करें या फिर 680 ब्रेक करने के बाद खरीदारी करें। अच्छा सुमित, टाटा मोटर पर आप तो अपना लक्ष्य बताइए, आपका क्या है इंट्राडे के लिए, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जा रहा है। 531 देखिए टाटा मोटर्स आज का हाई के आसपास है।
यस, बिल्कुल। टाटा मोटर्स के अंदर पिछले 3 दिनों का हाई टूट चुका है। इस मूव को देखते हुए ऐसा लगता है कि इमीडिएटली इंट्राडे में 536 से 538 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है, यानी 10 रुपए इंट्राडे में और तेजी देखने को मिल सकती है। और नीचे में स्टॉप लॉस इसके अंदर होना चाहिए 520-21 रुपए के आसपास, यानी 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस और 10 से 12 रुपए की तेजी एक बार इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। जो आप कह रहे थे ना नंबर्स अच्छे आए हैं, उसके ऊपर सिटी की रिपोर्ट में देख रहा था, तो सिटी ने अपना 665 का टारगेट दिया है। तो दो अच्छी खबरें हैं। जो आप कह रहे थे JLR के नंबर सबसे आए हैं, टाटा मोटर, राइट। तो दो रिपोर्ट हैं। अच्छा, दूसरी भी है 665 का। जी हाँ, तो रिपोर्ट से अच्छा एक चीज है ना, हम कल भी मिस हुआ। टेक महिंद्रा एक्शन होना लगातार, उसी वक्त हमने ब्रेक ले लिया, तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने कहा स्टॉक दिन में 3-3.5% बढ़ गया। आज फिर टेक महिंद्रा में एक्शन हो रहा है। टेक महिंद्रा में 2 बड़े ब्लॉक डील्स में देख रहा हूँ, एक हुई है 10 लाख शेयरों की और एक हुई 2 लाख शेयरों की। और टेक महिंद्रा हमारे 2 एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन लिस्ट में है। सुमित भी कह रहे हैं और वागले साहब भी कह रहे हैं कि टेक महिंद्रा को खरीदिए। तो टेक महिंद्रा का स्टॉक आज ध्यान रखिए, इस स्टॉक में वॉल्यूम का एक्शन हो रहा है, प्राइस का एक्शन हो रहा है, कल भी हुआ है और आज फिर ये एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे, फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक में भी आप देखिए एक 10,17,000 शेयरों का ट्रेड हुआ है, तो यहां पर भी बड़े सौदे होते दिख रहे हैं, वॉल्यूम एक्शन यहां पर भी आता हुआ दिख रहा है। वायदा कारोबार की पोजीशन तो हमने डिस्कस की कि चलिए हो रहा है, लेकिन NSE पर फेडरल बैंक का शेयर देखिए 21 लाख शेयरों का कारोबार हो गया, तो यहां पर भी वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है। तो इस शेयर पर भी नजर रखिए, अगर प्राइवेट बैंक चलने तो ये बैंक चलने में आगे रह सकता है, यहां पर नजर रखिएगा। तो टेक महिंद्रा, आप दोनों तो बायस्ड हैं, आपने खरीदारी की राय दे दी सुमित जी और वागले साहब, तो फिर मैं एक अनबायस्ड ओपिनियन लेता हूं कुणाल से। कुणाल, चार्ट्स पर आपको भी अच्छा दिखता है क्या टेक महिंद्रा का शेयर? बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। करेक्शन हमने हाल के दिनों में देखा है और मुझे लगता है कि अच्छा मौका है जब इसको खरीदा जा सकता है। मेरे अपना जो टारगेट इस पे है वो 85-86 का है, तो मुझे लगता है कि वहां तक जाना तय है, उसके परे भी जा सकता है। और मुझे लगता है कि 90-91 के लेवल्स भी यहाँ पर ओवर द नेक्स्ट 15 डेज या 1 मंथ आपको देखने को मिल सकता है। राइट। चलिए, तो ये राय टेक महिंद्रा पर आती हुई, तो टेक महिंद्रा मजबूत है और बाकी देखिए TCS, HCL टेक थोड़ा ठंडा परफॉर्म कर रहे हैं। कॉग्निजेंट ने जिस तरह से अपनी गाइडेंस को नीचे की तरफ बताया, अब बल्कि TCS भी थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करता हुआ। बहरहाल और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है? आप देखिए टाटा मोटर्स के बाद टाटा ग्रुप के बाकी के स्टॉक्स भी देखिए अच्छा प्रदर्शन आज दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो असर टाटा एलेक्सी, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर भी देखने को मिल रहा है। टाटा कॉफी भी 2% ऊपर है। टाटा स्पॉन्ज में भी 1.5% की तेजी। इवन टाइटन भी मजबूती के साथ। टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन में भी 1% की तेजी। इसमें कुछ खबर आएगी EIL में, ऐसा लग रहा है। पोजिशन जो बन रही है ना हेमंत, 3% मजबूत हो गया है EIL और 5% ओपन इंटरेस्ट। ये तो स्टॉक है, जनरली कोई देखता नहीं, कौन खरीद रहा है पता नहीं। चलिए, तो यहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो आज का शुरुआती एक्शन ये आपकी स्क्रीन पर होता हुआ जो हमने बताया, बाजार फिर से मजबूत हो रहे हैं। 90 अंक ऊपर सेंसेक्स है और निफ्टी 25 अंक मजबूत। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। विकास, सुमित, कुणाल और संदीप वागले, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ आज जुड़ने के लिए। पहला सौदा में ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, बात करेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब से, पूछेंगे उनसे अमेरिका के चुनाव का कितना असर पड़ेगा भारतीय बाजारों पर और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी। इस ब्रेक के बाद बाजार 50 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती। दमदार शुरुआत के बाद बाजार होल्ड करते हुए बैंक निफ्टी के साथ 1% की मजबूती है। 19,400 के ऊपर टिकता हुआ बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में 0.5% का उछाल आपको नजर आएगा। मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। टंडन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो ये बताएं सर, क्या होगा अगर क्लिंटन साहब जीते तो और हिलेरी जीती तो, और हमारे बाजारों पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, नॉर्मली अगर आप देखें तो डेमोक्रेट्स से इंडिया को खास फायदा नहीं होता। हालांकि पिछले ओबामा जी के अंडर उतना खराब भी नहीं था, लेकिन नॉर्मली रिपब्लिकन हमारे लिए बेटर रहता है। अब वो अलग बात है कि इस वक्त जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है वो इस तरह के पर्सन है जिनको जो क्या करेंगे वो शायद उनको खुद ही नहीं पता। लेकिन अगर हिलरी जीतेंगी तो जब अभी तक तो फिलहाल वॉल स्ट्रीट का सारा सपोर्ट उनके तरफ है, तो ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिससे धंधे को या वॉल स्ट्रीट को कोई खास नेगेटिव प्रभाव पड़े। तो मोरलेस स्टेटस को ही समझना चाहिए।
मोरलेस स्टेटस को ही समझना चाहिए। अब बस 24 घंटे बचे हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए और शेयरों पर भी बात करेंगे उनसे। HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ सेल्स पराग ठक्कर साहब। ठक्कर साहब, स्वागत है आपका। आप कैसे देख रहे हैं इस इवेंट को और कितना गेम चेंजर हो सकता है ये इवेंट? कल तस्वीर बदल जाएगी पूरी दुनिया भर के बाजारों की, नहीं? देखिए, मार्केट में धीरे धीरे तो ये प्राइसिंग, जैसे कि लास्ट 7-8 दिन से यूएस मार्केट्स सब सारे ही ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे थे इन द एंटिसिपेशन कि ट्रम्प के चांसेस बढ़ गए थे। और अभी कल से जो FBI का क्लियरेंस मिला है उसके बाद हिलरी के आने के चांसेस बढ़ने के चलते हुए ये मार्केट में तेजी हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट तो है, नो डाउट अबाउट इट। और जबकि अभी वापस हम एक लास्ट 2 दिन से तेजी के मूड में आ गए हैं एटलीस्ट, तो मेरे ख्याल से अगर अब कोई डिसअपॉइंटमेंट होगी तो मेरे ख्याल से नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए। बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है एटलीस्ट इन नियर टर्म। तो नियर टर्म के लिहाज से बड़ी इवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हेमंत, जिस स्टॉक का हम जिक्र कर रहे थे बार बार, EIL, 16 नवंबर को इस स्टॉक के लिए बड़ा दिन है, बोनस पर विचार हो रहा है। इसलिए आप समझ में कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि किस वजह से स्टॉक भाग रहा है। तो EIL के स्टॉक एक के बाद एक सारी सरकारी कंपनियां बोनस दे रही है और अब इस लिस्ट में EIL का नाम शामिल होता दिख रहा है। तो इस स्टॉक पर फोकस है कि 16 नवंबर वो डेट है जब बोर्ड बैठक होगी। दूर नहीं, अगले हफ्ते बुधवार को। अगले हफ्ते बुधवार को, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये अभी लोगों को पता चला है आज, इस वजह से इस स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है। तो EIL या इन सरकारी कंपनियों पर पराग सर कुछ व्यू रखते हैं आप? देखिए, ये इंजीनियर्स इंडिया जैसी कंपनीज है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मॉइल है, नाल्को है, NMDC है, इन सब कंपनीज को एक्चुअली बायबैक करना चाहिए। हालांकि मॉइल और नाल्को में हुआ भी बायबैक बिकॉज कंपनी के केपेक्स प्लान काफी कम है और कैश काफी पड़ी हुई है। जैसे इंजीनियर्स इंडिया में मेरे ख्याल से 2800 करोड़ कैश पड़ी है। तो बोनस तो ठीक है, बोनस से तो कैश आउटफ्लो नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से आगे जाके गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस कंपनी में भी बायबैक का सोचना चाहिए और डिसइन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है बायबैक करे ऐसी कंपनी में जहां कैश हो और केपेक्स प्लान ना हो। और प्लस आई थिंक रिफाइनिंग साइकिल भी अभी वापस से शुरू होने वाला है, तो वो हिसाब से इस कंपनी के लिए मेरे हिसाब से आउटलुक ठीक रहना चाहिए। हालांकि यह स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो मैं कह रहा हूं कि कंपनी कैश पे बैठी है तो डेफिनेटली आगे जाके बायबैक भी आ सकता है। बिल्कुल, चलिए, तो बायबैक भी आ सकता है। और आज बाजार खुलने के बाद 9:22 पर इन्होंने एक्सचेंजेस को यह सूचना दी है कि तिमाही नतीजे और बोनस के ऊपर विचार है। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर तेजी बन रही है। 5.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन 2 स्टॉक्स जिस पर आपसे बात करना चाहता हूं अनंत टंडन साहब, वो है टाटा मोटर और मारुति सुजुकी। देखिए, टाटा मोटर में अच्छी तेजी, मारुति सुजुकी दबाव में। क्रेडिट स्विस कह रहा है कि प्राइस टू परफेक्शन हो गया है अब मारुति सुजुकी, और अब वो मारुति सुजुकी से हटकर टाटा मोटर्स खरीदना चाहते हैं और उन्हें टारगेट भी 700 प्लस का बताया है टाटा मोटर्स के लिए। ये बताइए, आपको ये दोनों शेयर कैसे लगते हैं? मेरी राय भी यही रहेगी कि वैल्यूएशन अगर आप ध्यान दें तो मारुति सुजुकी प्राइस टू टोटल परफेक्शन है और इस साल उनका और ग्रोथ आना मुश्किल है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ सकती। अब जितना भी मार्जिन इंक्रीज होगा होगा। जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है, बैलेंस शीट अभी भी खराब है, तो बेहतर वॉल्यूम लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे तो वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा, थोड़ा ज्यादा महंगा लगेगा, लेकिन उसके बावजूद सबसे सस्ती कंपनी है सेक्टर में और जब तक ग्रोथ आती रहेगी तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसके बावजूद कि वहां पर बोर्ड रूम में थोड़ा सा उछाल कूद हो रही है, मेरा मानना यही रहेगा कि लॉन्गर टर्म में वैल्यूएशन और अर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और उसके हिसाब से टाटा मोटर्स और मारुति में क्लियरली टाटा मोटर्स चीपर और हायर ग्रोथ स्टॉक है फिलहाल। टाटा मोटर्स ज्यादा बेहतर है, लेकिन आज एक अच्छी रिकवरी टाटा ग्रुप के तमाम शेयरों में आती हुई 40-50 रुपए की गिरावट मारुति में देखने को मिल गई इस रिपोर्ट के आने के बाद। तो अब तक हम कवर कर रहे थे टाटा मोटर्स को, जहां 720 का टारगेट क्रेडिट स्विस ने दिया है। मारुति पर भी नजर होनी चाहिए। अच्छे बाजार में ये शेयर अब कमजोर होता हुआ। अच्छा, बाजार पे दबाव बनाने का काम जो कर रहे हैं मारुति तो एक है, मारुति महिंद्रा, ये 2 गिरे हैं, लेकिन आप देखिए हर सेक्टर में से 1-2 स्टॉक ऐसे मजबूत है और बाकी प्रेशर में आ रहे हैं। अब आप देखो फार्मा में देखो, सिप्ला, ओरो, सन, तीनों कमजोर है। अब HDFC ये बड़ा वेटेज रखता है, टॉप कमजोर है। ITC गिर गया, L&T खराब है। तो धीरे धीरे करके अच्छा मारुति M&M ये ढीले हो गए। तो ये तमाम स्टॉक ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। तो
अंदर से बहुत मजबूती दिख नहीं रही बाजार में, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। ये एक संकेत मुझे साफ ही साफ नजर आ रहा है। सर, आईटी स्पेस जो बड़ा ओवरहैंग है, एक तरह से देखा जाए तो कल सुबह इस समय के आसपास वो दूर हो जाएगा अगर हिलरी क्लिंटन जीत जाती हैं। क्या खरीदना चाहिए जिन्होंने अब तक नहीं खरीदा है आईटी कंपनियां, क्योंकि ये कंपनियां भी काफी सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल गई हैं और ये दबाव में थी क्योंकि लोग सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। क्या आप खरीदना चाहेंगे और फिर कौन सी कंपनियों पर नजर होनी चाहिए? लिस्ट जो है वो बनाकर रख लें फिर अब आज से ही। डेफिनेटली, जैसे कि टेक महिंद्रा है फॉर एग्जांपल, टेक महिंद्रा अभी रिजल्ट के पहले जब 410 के आसपास मिल रहा था, वो 10 के पी पे आ गया था। तो क्या है, वहां से वो अभी वो 10% बढ़ चुका है। तो मेरे हिसाब से आईटी इज अ वैल्यू जोन जहां पे बड़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करना डिफिकल्ट है। तो लेकिन आपको अगर आज इन्फोसिस 13-14 पी पे मिल जाता है, या टीसीएस में क्या है, दोनों प्रेशर है, एक तो ये टाटा ग्रुप का जो इश्यूज चल रहे हैं वो, और प्लस आईटी सेक्टर का स्लो डाउन। तो मेरे हिसाब से टीसीएस अभी तक चला नहीं है बिल्कुल, बिकॉज ये टाटा ग्रुप के जो प्रॉब्लम, तो वो हिसाब से ज्यादा फोकस मेरे हिसाब से अब जाके आफ्टर टेक महिंद्रा इज ऑल्सो रन अप, इन्फोसिस भी थोड़ा सा रिकवर कर गया है, एचसीएल टेक भी नीचे से 765 वाला 815-20 हो चुका है। तब ऐसे माहौल में मेरे हिसाब से टीसीएस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। टीसीएस बेटर है एक्चुअली, ये बात भी सही है, और गिरा हुआ भी है, ज्यादा बड़ा नहीं, तो यहाँ पर एक्शन हो सकता है। लेकिन टंडन साहब, आपसे राय ये लेना चाहता हूं, अगर क्लिंटन जीतती हैं तो कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स खरीदे जाए, और अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो लिस्ट रेडी रखी जाए कि कौन से शेयर, कौन से सेक्टर्स जहां खरीदारी करनी चाहिए। तो लोगों को तो इन्वेस्ट करना है, बाजार का मूड कुछ भी रहे बाद में, तो दोनों सिचुएशन में कहां निवेश के मौके बनेंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म में आपको शायद एक जोर कुछ बाजार में वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगा। क्लिंटन भी बनेंगी तो आप देख रहे हैं कि वहां पर सेनेट और हाउस में ग्रिडलॉक है, और अगर ट्रंप साहब आ जाएंगे तो खुद ही बिजनेसमैन है। तो और बिजनेस में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पे आपको फायदा हो रहा है तो आप उसको बंद नहीं करेंगे, आप जो भी बोलें इलेक्शन के लिए। तो मेरा मानना यह है कि आप इलेक्शन के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान न दें, अदर दैन टैक्टिकल बाइंग। अगर कोई बहुत ज्यादा गिरावट आती है, मेन चीज ये होनी चाहिए अर्निंग्स कहां पे हो सकती है, वैल्यूएशन कहां पे सस्ता है। उस मामले में मैं भी पराग जी के साथ सहमत हूं कि आईटी में जो है इस वक्त वैल्यू जोन में है, ग्रोथ थोड़ी सी मंद है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि अगले अगर 24 महीने देखें तो हमेशा ही खराब रहेगी। ये आपको देखना है कि कौन कंपनी बेटर अडेप्ट कर रही है। तो अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 2 ही 3 क्षेत्र हैं भारत में जो इस वक्त सस्ते नजर आ रहे हैं। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जहां पर बहुत ही सिलेक्टिव आप देख सकते हैं, स्पेशली बड़ी वाली कंपनियां जो है स्टेट बैंक की तरह, या आईटी जहां पे थोड़ा अगर आप ग्रोथ ना भी अज्यूम करें तो भी उसमें बॉन्ड यील्ड की तरह आपको डिविडेंड यील्ड या अर्निंग्स यील्ड काफी अच्छी खासी मिल रही है। बाकी कोई भी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो इक्के दुक्के शेयर अलग मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है बहुत ही ज्यादा प्राइस्ड और एक्सपेंसिव है। ओके, चलिए, तो और कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर कल प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि हमने देखा यही गया है कि 2 बार टर्म्स में लगातार डेमोक्रेट्स जीतते हैं, 2 टर्म में रिपब्लिकन्स जीतते हैं, ऐसे ही हमारी रिसर्च बता रही है, रिसर्च टीम ने अभी ये इनपुट दिया है। और अगर ऐसा होता है तो इस बात से भी इनकारा नहीं जा सकता कि ट्रंप जीत सकते हैं, अगर इस रिसर्च को आप विश्वास करें तो। वरुण दुबे ने बनाई है, और वरुण दुबे कह रहे हैं कि जनरली क्या होता है, अमेरिका का सिस्टम क्या है, एक प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 बार रह सकता है, तो वो पहली बार चुना जाता है, दूसरी बार री इलेक्ट हो जाता है। वही क्लिंटन साहब के टाइम हुआ, जॉर्ज बुश के टाइम हुआ, फिर बराक ओबामा भी 2 बार रहे, और होता है कि 2 बार चुनने के बाद फिर अगली बार ना दूसरी पार्टी का आ जाता है, तो पहले डेमोक्रेट फिर रिपब्लिक, फिर डेमोक्रेट फिर रिपब्लिक। तो इस फॉर्मूला से इस बार रिपब्लिक का नंबर है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो अब की बार ट्रंप सरकार वो ना बाजार को तो यही चाहिए, फॉर्मूला के मुताबिक ये हो रहा है, ये कैलकुलेशन है फिलहाल। इस बार ये फॉर्मूला फेल हो, हम तो ये चाहते हैं। होना भी चाहिए, लग तो ऐसा रहा है, लेकिन कुछ भी चीज राजनीति में, चुनाव में रूल आउट नहीं करना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो हमारी रिसर्च टीम ने बना के भेजा है। तो बराक ओबामा 2 बार जीत चुके हैं, तो डेमोक्रेट की बजाय इस बार रिपब्लिक फॉर्मूला के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से तो मौका बनता है। अब ट्रंप साहब जीतते या नहीं ये देखेंगे। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और स्टॉक सेक्टर्स पर करेंगे बातचीत। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहेंगे।
हिल्दी जीते या ट्रंप, आपको कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, ये सलाह हम आपको दे रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं हमारे दो खास मेहमान पराग ठक्कर और आनंद टंडन साहब और पराग ठक्कर साहब। पराग, आप कह रहे हैं कि आपको ऑटो पसंद है, बैंक्स पसंद है, क्यों पसंद है और कौन से शेयर्स में खरीदने चाहिए? मेरे हिसाब से ऑटोज में जैसे कि टाटा मोटर्स, आनंद सर ने भी कहा कि टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन काफी सस्ता है और ये टाटा ग्रुप के प्रॉब्लम के चलते हुए इंस्पाइट ऑफ अच्छे वॉल्यूम नंबर्स स्टॉक गिर चुका है। तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स, और मैं हमेशा टाटा मोटर्स डीवीआर ज्यादा पसंद करता हूं बिकॉज मेरे हिसाब से इतने बड़े डिस्काउंट की 35% डिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं है। तो वो एक शेयर डेफिनेटली ऑटो में अच्छा लगता है। मारुति एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, हालांकि महंगा हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि ईपीएस भी काफी अपग्रेड हुए ड्यू टू वॉल्यूम्स नंबर्स। तो फेस्टिव सीजन उनके लिए काफी अच्छा गया है। तो अभी मेरे ख्याल से FY18 का ईपीएस 320-318 के आसपास है। तो अगर ये जो आप रिपोर्ट कह रहे हैं उसके चलते हुए अगर मारुति भी अगर 5-7% करेक्ट होता है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। बैंक्स में मेरा ये मानना है कि जो बड़ा डेल्टा मिलेगा वो SBI जैसे स्टॉक्स में मिलेगा जब असेट क्वालिटी उनके लिए थोड़ी थोड़ी सुधरेगी, क्रेडिट कॉस्ट कम होगी, क्योंकि इतनी बड़ी 15 लाख करोड़ की अगर बुक है तो क्रेडिट कॉस्ट कम होगा तो काफी उसमें रिकवरी आ सकता है। और जो सेक्युलर स्टॉक्स है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स में, उसमें डेफिनेटली कोटक है जिनकी बुक एब्सोल्युटली क्लीन है और 15.5% Tier 1 पे बैठे तो 20% ग्रोथ कर पाना, वो भी ऐसे टाइम पे जब इकोनॉमी इज ऑन द रिकवरी पाथ ड्यू टू मानसून, ड्यू टू 7th पे कमीशन। और तो मेरे हिसाब से कोटक एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है, एब्सोल्युटली क्लीन बुक है, 20% से ज्यादा लोन बुक ग्रोथ हो सकता है और उनकी भी क्रेडिट कॉस्ट कम होने वाली है। बिकॉज ING वैश्य बैंक के साथ जो लेगेसी उनके पास जो बैड बुक आई थी वो अभी उन्होंने सारी हिट ले ली है, तो अगले क्वार्टर से उसमें काफी अच्छी अर्निंग ग्रोथ आएगी। तो मेरे हिसाब से, और ये जो कोटक जैसी बैंक्स है जो अभी करेक्ट हो रही है, बिकॉज जहां प्रॉब्लम है वो बैंक्स अभी ज्यादा चल रही है, बिकॉज ये मानना है कि प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो व्यू है उससे चलते हुए अगर कोटक डिप में मिलता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। और प्लस जो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल जो रीजनेबल वैल्यू में मिल रहे हैं, जैसे कि फेडरल बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, DCB है, उन्हें, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली इनको भी फायदा होगा और इनकी बुक्स रिलेटिवली काफी बेटर है। तो और छोटी साइज है तो लोन बुक ग्रो इजीली हो सकता है। और एक और स्टॉक जहाँ वॉल्यूम अच्छा होता दिख रहा है हेमंत, वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। बड़े दिनों बाद ये स्टॉक एक्शन में आ रहा है। नतीजों के समय में भी क्या तेजी देखने को मिलती है, चिकनगुनिया और जो जो हमने बताया था पिछले हफ्ते इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, उसी दिन 6-7% भाग गया था। और आजकल तो क्या है, डॉक्टर भी मालूम है क्या करते हैं कि अगर कोई पेशेंट पहुंचा कि बुखार आए तो सारे टेस्ट करा ही डालो एक साथ। मतलब कौन चांस ले। तो इन कोई भी दवा देने से अच्छा डायग्नोसिस करने के बाद दवा दें तो ज्यादा अच्छा है, ये एक ट्रेंड बन गया और इनके लिए बड़ी कमाई हो रही है। तो 1181-1182 ये तो है दो प्राइस जहां पर 1-1 लाख शेयरों के दो बड़े ट्रेड हुए हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब में। तो बड़ा वॉल्यूम होता दिख रहा है, ये स्टॉक पर नजर रखिए तो बड़ा एक्शन जबरदस्त दिख रहा है। अभी एक लास्ट ट्रेड मेरी स्क्रीन पर दिखा है 1 लाख शेयरों का 1182। ओह, ये तो ऑलरेडी 1200 के आसपास पहुंच चुका है शेयर। चलिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। दूसरा आपके लिए वरुण बेवरेजेस, डिस्काउंट की आशंका ही थी, डर ही था, यही हो रहा है। ये तो गया नीचे गया, ये तो 445 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में 430 पर सेटल हो रहा है। देखते हैं खुलने के बाद फिर आगे क्या होता है। टंडन साहब, कोई कॉल वरुण बेवरेजेस पर, और कॉल बताइए अपना PNB हाउसिंग पर भी कल जबरदस्त लिस्टिंग हुई। वरुण बेवरेजेस तो मैं देखता नहीं हूं। जहां तक PNB हाउसिंग का सवाल है, उनकी बुक जो है बहुत जल्दी बढ़ी है, पिछले 2 साल में ही शायद 20,000 करोड़ का बुक बढ़ गई, ऑलमोस्ट 60%। तो मेरा मानना है कि कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की बुक जब तक सीजन नहीं होती तब तक आप उसकी क्वालिटी नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस में पैसे डालने ही है तो शायद बाकी कंपनियां जहां पे ऑलरेडी थोड़ा एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज्यादा मुनासिब रहेगा पैसे डालना, क्योंकि वैल्यूएशन में कोई खास फर्क नहीं है। और अगर बुक सीजन जैसे मैंने कहा नहीं है तो उसके साथ साथ उनका LAP पोर्टफोलियो भी ज्यादा है और इसके कारण भी थोड़ा सा रिस्क लेवल बढ़ जाता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ज्यादा बेटर रहेंगी इस वक्त निवेश करने के लिए। ओके, ये रहा आपके लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस और ये तमाम IPO पर
देखते हैं आज कमजोर शुरुआत होने के बाद किस तरह का रुझान दिखता है वरुण में। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। टंडन साहब और पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम शेयरों पर अपनी राय देने के लिए। तो बाजारों ने की है मजबूत शुरुआत, थोड़ी शांति जैसा माहौल इलेक्शन के पहले होना चाहिए, वेट एंड वॉच, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी खरीदारी। 8,500 के नहीं जा रहे हैं, ऊपर भी नहीं टिक रहे। चलिए ये है रुझान पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन क्या कमोडिटी बाजार में भी वेट एंड वॉच वाला माहौल है, ये बताएंगे प्रियंका संभव और साथ ही वरुण बेवरेजेस की लिस्टिंग पर भी उनकी नजर है। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।